बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा थारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हफ्ते का आज पहला दिन है और आपको आज ठंडी ठंडी खबर सुना देते हैं कि पाकिस्तान में जो है पहली आप कह लें कि बाबू से टॉप पर पहली जो इस सीज़न की बर्फ़बारी है वो हुई है। और ठंड क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो सयाह जिस तरह से गए हुए थे वहाँ पर मौज मस्तियाँ करने, वो जो है उस मौज मस्तियों को ब्रेक लगी है। उनकी जो मौज मस्ती थी उस टाइम उसको ब्रेक लग गई, क्योंकि बर्फ़बारी जब हुई तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल हो गए थे वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा वो जो है ट्रैफिक पुलिस को फिर आके वहाँ पर ठीक कराना पड़ा चीज़ों को। लेकिन ये है कि ऐसे में जिस तरह अब तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की भी मौज मस्तियाँ ख़त्म हो गई होंगी ना, क्योंकि अब तो स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे तो सारा कुछ जो है अब मामूल के मुताबिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से हमजा वहाँ पर अगर बर्फ़बारी हुई है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रातें जो अब ठंडी होने लग गई हैं। अच्छा, रात को ठंड लग रही होती है कुछ मतलब कि मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। और जब आप सुनते हैं कि अच्छा पहली बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद उम्मीद ये होती है कि अब बस चंद ही दिनों की या एक डेढ़ हफ्ते की दूरी होती है, उसके बाद मौसम कुछ ठंडा होना शुरू हो जाता है और मौसम तब्दील हो रहा होता है। वैसे भी आप देखें कि अक्टूबर का दूसरा वीक चल रहा है, हम दूसरे अशरे में आ गए हैं अक्टूबर के, और वैसा माहौल नहीं है जैसा हमारे बचपन में हुआ करता था। हम अक्सर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। मुझे तो अच्छी तरह याद है 15 अक्टूबर को हमारा जो ड्रेस कोड था स्कूल्स का वो तब्दील हो जाया करता था। वो कहते थे कि जी कि अब सर्दियों वाला विंटर वाला जो है यूनिफॉर्म पहन के ना, खास तौर पर कोट का कहा जाता था कि कोट पहन के ना वो पहनना बड़ा मुश्किल होता था यूनिफॉर्म के ऊपर, लेकिन फिर भी वो पहन के आना जाना पड़ता था स्कूल में। ठंड हो जाती थी, बहुत अच्छा लगता था बच्चों को कि जिस वक्त यूनिफॉर्म चेंज हो रहा होता था ना, उनको लगता था कि यार अब कुछ हमारे लिए नया होने जा रहा है, कुछ नया हो रहा है। बड़ा एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा जब भी आपको यूनिफॉर्म भी चेंज हो रहा था। खैर अभी जिस तरह से उस तरह हमारा सिस्टम तो नहीं रहा है फिलहाल। अब 15 अक्टूबर तक तो मेरा नहीं ख्याल कि चेंज होंगे, ड्रेसेस वगैरह जो है वो डिले हो गई है क्योंकि तो मौसम जो है। लेकिन ठंड अब होना शुरू हो गई है रातों में। जिस तरह से हमदा मैंने तो रात को एसी नहीं चलाया, मुझे उसके बावजूद भी ठंड लग रही थी। सही बात, इस बात की दाद बनती है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है सब लोगों के एसी बंद हो जाएंगे, बिल भी कम होना शुरू हो जाएंगे। एक और बात यह है कि अब जो है मेरा ख्याल है कि सभी लोगों को एसी जो है अपने बंद करके सिर्फ फैन के नीचे सोना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड और कभी गर्मी हो रही है, तो इसी सीजन में जो है बीमार भी होते हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। जो हम लोग एसी लगा रहे होते हैं फिर बंद कर रहे होते हैं। बस अब सबको बंद करना पड़ेगा। इकरा बुखारी ने रात को बंद कर दिया, अब सारों को बंद करने पड़ेंगे। लेकिन इकरा जो बात कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि इस सीजन में बीमार हो रहे थे ज्यादा, और खास तौर पे बच्चों का बहुत ज्यादा ठंडे पानी को भी आप थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दें। अब कोशिश करें कि आप टैप वाटर या फिर जो रूम टेम्परेचर होता है वो वाला पानी जो है, सादा पानी इस्तेमाल करना शुरू करें। अब गले ख़राब उस वजह से भी हो सकते हैं। अब हम ज़रा तालिब इल्मों की बात करेंगे, स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करेंगे, कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात करेंगे। मौज मस्तियाँ जी ख़त्म हो गई हैं, बहुत आप लोगों ने इन्जॉय किया। मुल्क भर के तालीमी इदारे आज से 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए हैं, बच्चे क्लासों में मौजूद हैं। बिल्कुल, NCOC के मुताबिक जो जिस तरह से इजलास में इस बारे में फ़ैसला भी किया गया था कि कोरोना केसेस में कमी हुई है, तो फिर ये फैसला किया गया कि मंडे से जो ऑनवर्ड्स है वो स्कूल खुलेंगे। और महकमा तालीम सिंध ने स्कूल खोलने के साथ साथ 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के तलबा को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कराने के अहकाम भी जारी किए हैं। 31 अक्टूबर के बाद 12 साल या उससे ज़ायद उम्र के किसी भी तलबा की वैक्सीनेशन ना होने पर स्कूल और कॉलेज इंतज़ाम में उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा वैसे जो स्कूल एसोसिएशन है खुसूसी तौर पर उनको एतराज़ है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कैसे हम कैसे यकीनी बना सकते हैं, स्टेट का काम, हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए। तो ये थोड़े से एतराज़ात बहरहाल किसी न किसी सतह पर मौजूद है। महकमा तालीम पंजाब की बात कर लें तो उनकी जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्ल्स स्कूलों के लिए औकात कार जो हैं सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक होंगे, बॉय स्कूल के 2:45 बजे से तकरीबन 2:45 बजे तक होंगे। पिछली बार जब हमने वज़ीर तालीम पंजाब से इसकी वजह पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि रश एक टाइम पर ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि थोड़ा सा 15 मिनट का फ़र्क हो ताकि आसानी से जो है उस वक्त बच्चों को स्कूल से रवाना किया जा सकता हो। तो ये उन्होंने पिछली बार में वजह बताई। इससे कबल अगर हम बात करें कोरोना SOP के मुताबिक स्कूल्स में 50% हाजिरी के साथ बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त थी। अब कोरोना केसेस में क्योंकि कमी हो गई है तो इसके बायस एक दिन का जो वक्फा है वो भी ख़त्म कर दिया गया और बच्चे जो हैं वो पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे। और 100% जो उनकी है क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए क्या बच्चे पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे? बच्चों की आदत ही नहीं रही है। आज क्या
कितनी तादाद में बच्चे आए हैं, कितना, अगर हम अटेंडेंस की बात करें, हाँ मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड तो हमने मरियम से जानना है क्योंकि वो इसके अंदर मौजूद है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, कराची से शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से खावर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मरियम के पास ही फिर चलते हैं। जी मरियम, बताइएगा आज हाज़िरी कैसी देख रही हैं आप, और दूसरा बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं कि अब सब इकट्ठे एक दिन क्लास लेने के लिए आएंगे या फिर मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं आप? जी हमज़ा, स्कूल अब मुकम्मल हाज़िरी के साथ मुल्क भर में आज से खुल चुके हैं और ये बच्चों के लिए मुरझाने वाला मौका नहीं है क्योंकि स्कूल तो खुल चुके हैं। बस एक दिन का जो गैप था वो ख़त्म हो गया और रूटीन जो है वो वापस दोबारा पहली जैसी हो गई है। ये शुक्र की बात है कि कोरोना केसेस में कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद NCOC ने स्कूल्स खुलने का फ़ैसला किया है। जो शिफ्ट्स में बच्चे आते थे वो शिफ्ट ख़त्म कर दी गई है। अब रेगुलर जो स्कूल है वो ही लगेगा। पुरानी रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूँ जहाँ आप मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं। क्लास फुल इस टाइम भरी हुई है, बड़ी बच्चियां हैं और पढ़ाई बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे बड़ी खुशी स्कूलों में आ रहे हैं। स्कूल की जानिब से इंतजामात भी अच्छे किए गए हैं। गेट पे एंटर होते साथ ही बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और बाकायदा इनको जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है उसके साथ ही गुजारा जा रहा है और फासले को भी इन्होंने जो है यकीनी बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ एक अच्छी बात भी देखने में आई है कि स्कूल में एक इन्होंने अलग सा स्पेयर रूम रखा हुआ है कि इमरजेंसी के लिए जिसके साथ भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आता है या कोरोना के सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए एक अलग बाकायदा रूम भी इन्होंने तैयार किया हुआ है, जिसका बाकायदा विजिट भी किया है। इस वक्त बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं रह गया कि जिसको परेशानी हो कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब तो जो भी है पढ़ाई तो लाजमी करनी ही पड़ेगी। बच्चों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। आज अब बाकायदा रेगुलर पढ़ाई होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी, तो बच्चों के साथ आज रेगुलर आकर कैसा लग रहा है और क्या कहती है उस पर? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी हम बहुत ही काफ़ी साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद हम थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन को देख पा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम रेगुलर आ रहे हैं और हमारी स्टडीज़ अब डिस्टर्ब नहीं होंगी। बच्ची पढ़ने वाली लगती मेरी तरह नहीं है जिसको छोटी बच्ची से बात हमारी तरह भी नहीं है मरियम। आपको अच्छा मुझे बताओ, आपको अच्छा लग रहा है कि अभी ये छुट्टी ख़त्म कर दी है और अब आपने सिर्फ पूरा हफ्ता रेगुलर आना है, क्या कहती है उस पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग रेगुलर आ रहे हैं और हम लोग की जो स्टडी है वो बिल्कुल कंटिन्यू हो गई है, बिल्कुल एक साथ से, क्योंकि एक साथ जब गैप आ जाए तो उसके साथ फिर स्टडी नहीं सही की जाती। इसलिए अब हम काफ़ी ग्लैड है कि हम लोग दोबारा से रेगुलर हो गए हैं। बच्ची में से अमूमन यही कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा कंसर्न होती हैं और इनकी बात से भी यही लगा है कि काफ़ी खुश भी और मुतमईन भी और काफ़ी पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त मरियम, वैसे जो बच्ची हैं माशाल्लाह ये दोनों ही मुझे लगता है बहुत पढ़ाकू हैं, तभी ये कह रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश या पढ़ाकू हैं या टीचर सामने खड़ी हुई हैं, और कोई रीज़न नहीं हो सकती। मुझे उनकी शक्ल से वैसे पढ़ाकू लग रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है। खावर मुगल, आप बताइएगा, लाहौर में मौजूद है, लाहौर में किस तरह से बच्चों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, मूड कैसा लग रहा है और इसके साथ हाज़िरी कैसी है? देखिए जी, बच्चों ने एक अरसा जब से कोविड शुरू हुआ बच्चों ने बड़ी मौजें लूटी। स्कूल कभी बंद रहे तो कभी खुले, तो उनकी टाइमिंग जो है वो बड़ी शॉर्ट रही, कभी हफ्ते में 2 दिन के लिए तो कभी हफ्ते में 3 दिन के लिए। तो इस दौरान जो है बच्चे अपनी नानी के घर के लंबे लंबे टूर मारते रहे। लेकिन अब जो है बच्चों को बर वक्त और पूरा हफ्ता जो है वो स्कूल आना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अभी भी जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि पहले जो है वो उन्हें लंबे लंबे टूर मिल जाते थे, उनकी फरमाइशें पूरी हो जाती थी, लेकिन अब जो है वो सुबह सुबह उठना पड़ता है और स्कूल आना पड़ता है। तो बच्चों से हमारी बात हुई, कुछ बच्चे तो एक्साइटेड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो पहले सिर्फ कोरोना वायरस था, लेकिन अब कोरोना के साथ साथ लाहौर में डेंगू बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ का भी खातिर जो है वो ख्याल रख रही है। जैसे कि NCOC की जानिब से भी हिदायत की गई हैं कि जो 12 साल से उम्र के ज़ायद के बच्चे हैं वो जो है लाजमी तौर पर वैक्सीनेशन लगवाएं। और टीचर्स जो हैं वो बच्चों पर जोर भी डाल रहे हैं। बच्चे थोड़े से इस हवाले से जो है वो कॉन्शियस भी हैं, डरते भी हैं, चूँकि बच्चों को वैसे ही इंजेक्शन लगे तो वो डरते हैं। तो कोरोना वायरस की अब चूँकि उन्हें इजाफी जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है तो वो इससे भी काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन चूँकि स्कूल का प्रेशर है, वैक्सीन तो लगवानी है और वैसे भी कोरोना वायरस से लड़ना है तो वैक्सीन ही उसका जो है वो वाहिद हल है। तो इसलिए हमने देखा कि बच्चे कुछ खुश भी हैं जबकि कुछ जो हैं अभी अफसुर्दा भी हैं। चलें ठीक है, मतलब 50-50 जो है ये चल रहा है। खबर हमारे साथ ही मौजूद रही है, कराची का रुख करेंगे।
करेंगे। शराज हमारे साथ मौजूद है। शराज, खावर जिस तरह से बता रहे हैं और मरियम जिस तरह से बता रही हैं, सूरत हाल तो कुछ बेहतर लग रही है। बच्चों की शायद ज़्यादा तादाद अगर मरियम के हवाले से देखें तो वो खुश हैं। कराची में भी क्या सूरत हाल ऐसी है? और ये भी बताइएगा इंतज़ामात कैसे हैं कराची में ख़ास तौर पर? जी बिल्कुल, NCOC की हिदायत के बाद कराची भर में, कराची समेत सिंध भर में जो है वो तमाम तर तालीमी इदारे अब मामूल के मुताबिक खुलना शुरू हो गए और आज से जो है 100% हाज़िरी के साथ तमाम तर स्कूल जो हैं शहर के, जिसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी शामिल हैं, वो खोल दिए गए हैं। SOPs पर अच्छी तरह से अमल दरामद हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। गेट पर जो है चेकिंग, टेम्परेचर चेकिंग के बाद बच्चों को जो है वो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि बच्चों को मास्क पहनने के लिए पाबंद भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के हवाले से भी अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं और आज से जो है वो 100% हाज़िरी के साथ जो है तमाम तर तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से जब हमारी वालिदैन से बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पहले ही जो 50% हाज़िरी के साथ जिन वालिदैन के 1 या 2 से ज़ायद बच्चे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ हो गई थी, क्योंकि एक दिन एक बच्चे को लाना पड़ता था तो अगले दिन दूसरे बच्चे को लाना पड़ता था, क्योंकि शिफ्टों में जो है वो स्कूल चल रहे थे और इस हवाले से वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। तो अब जो है वो शहरियों की जानिब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इक़दाम जो है वो इस इक़दाम को सराहा भी जा रहा है और बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ उनकी जो है वो ठीक है। कराची और इस्लामाबाद के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मुतमईन है, लेकिन लाहौर वाले जो हैं वो हमारी तरह कम तादाद में मुतमईन है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा चले मुरझाए हुए भी हैं कुछ। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह कर रहे थे। मरियम, खावर और शराज, आप तीनों का ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें आगाह किया। तो चले, अब दोनों तरफ बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है ये, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता तो रूटीन उनकी बन जाएगी। वो खुश भी दिखाई दे, ज़्यादातर तादाद जो है बच्चों की वो खुश दिखाई दे रही, क्योंकि वो इतने लंबे अरसे के बाद वो अपने सारे दोस्तों के साथ एक साथ मिले, क्योंकि पहले 50-50 जब परसेंटेज कर दी गई थी तो उसमें आधे फ्रेंड्स जो है बेचारे किसी और ग्रुप में, प्रेशर से बाहर निकलेंगे, उनको लगेगा कि अब चीज़ें नॉर्मल हैं, बच्चों के ऊपर ज़हनी तौर पर जो असर, यही उम्मीद भी रखते हैं कि जो केसेस की तादाद जिस तरह से कम है तो ये कम होते होते ख़त्म हो जाए और जो अब कंटिन्यूटी है वो ऐसे ही रहे और स्कूल में जो हाज़िरी है वो 100% ही रहे और पूरा हफ्ता बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सके स्कूल्स में। तो इसी पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ रिज़ाउर रहमान साहब, आप सदर हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज रूटीन बहाल हो गई है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? पहले जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा आज नज़र आ रहा है। आज तो बहुत खुशी का दिन है कि बच्चे वापस आ गए हैं। एक मुबारक महीना है रबीउल अव्वल का, और हमारे लिए तो बच्चों को मिलना, डायरेक्टली मिलना, इससे बढ़ के और खुशी क्या होगी कि टीचर और बच्चे आज से अपना इंटरेक्शन जो है वो मुकम्मल करेंगे और 6 दिन हम अब हमें मिलेंगे कि जिसमें हम अपनी सलाहियत को, बच्चों की हम तैयार हैं ना, मतलब 6 दिन के लिए इंतजामात हमारे पूरे तैयार हैं। और ये दरीना मुतालबा था और इसके बगैर स्कूलिंग मुकम्मल नहीं हो पाती है। जैसे बहुत सारे अभी बच्चों ने भी कहा कि हमारा रिदम नहीं बनता था, हमारा टेम्पो नहीं बन पा रहा था। तो बच्चे अगर इस चीज़ को महसूस करते हैं तो डेफिनेटली टीचर भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज गुजारिश करूंगा कि ये रबीउल अव्वल का महीना है। अभी मेरी जुनैद इकबाल साहब जो आपके एंकर हैं उनसे भी मुलाकात हुई तो मैं उनको जिक्र कर रहा था कि हमारे स्कूल में रोज़ाना सुबह दुरूद पाक पढ़ा जाता है माशाअल्लाह। तो इस अल्लाह ताला से दुआ की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला हम ये जो कोरोना की वबा है हमें इससे महफूज रखे और तमाम स्कूल जितने भी सुन रहे हैं और जो भी स्कूल हैं वो रोज़ाना सुबह दुरूद पाक पढ़ाएं और उसमें इस वबा को हिस्सा बनाएं कि हमें इस वबा से निजात दिलाई जाए। आमीन। अच्छा सर, जिस तरह से अब स्कूल्स खुल गए हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से भी मतलब कहा जा रहा है कि 12 साल से जो ऊपर की उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट होना है। स्कूल्स उस हवाले से क्या कोई प्लान उन्होंने बनाया कोई ऐसा, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, 12 साल से ऊपर वैक्सीनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है और हम लोग भी तैयार हैं, होना चाहिए। इसमें मेरी गुजारिश यानी ये है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं ना और स्कूल को प्रेशराइज़ करे कि आप वैक्सीनेट करवाएं या आपको इंजेक्शन लगना है, तो बच्चे स्कूल से घबराते भी हैं। अच्छा। फ़र्ज़ करें हम अनाउंस कर दें कि कल वैक्सीनेशन डे है, आप सब बच्चों ने आना है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे छुट्टी कर लेंगे, वालिदैन करवाना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह वो जो प्रोसेस गवर्नमेंट करना चाहती है मुकम्मल हो नहीं पाएगा। तो इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो स्कूल पर ये पाबंदी लगा दे कि आप सर्टिफिकेट लें और बच्चे को स्कूल में बैठने की परमिशन दें, लेकिन जो वैक्सीनेशन का अमल है वो वैक्सीनेशन सेंटर में होना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि देखें
जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को रिएक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पे उसको डील और हैंडल किया जा सकता है। स्कूल के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। गो के आप डॉक्टर ले आएंगे साथ, लेकिन फिर भी स्कूल के पास इमरजेंसी आपने तो कुछ भी नहीं आपने पेरेंट्स से बात की है इस हवाले से, क्योंकि आप लोगों को फिर भी एक जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, आप लोग उसको लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको कहा गया था कि आप पेरेंट्स से भी बात करें, गुफ्तगू की। पेरेंट्स का रिस्पांस क्या उसके ऊपर? देखिए, पेरेंट्स तो इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो ये समझते हैं कि ये नहीं लगवाना चाहिए। अच्छा। गो के हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन अभी भी पेरेंट्स का रुझान नहीं है। हमारे यहाँ पे ये है ना कि पहले देखा जाता है कि दूसरों ने किया, उनके साथ क्या हुआ, वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। तो पेरेंट्स अभी देखना चाह रहे हैं कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है। जैसे 2-4 जगह पे पता लगा कि इसका रिएक्शन हो गया, तो वो पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी, या वो उससे सुनने के बाद वो ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गए। तो अब पेरेंट्स को भी ये बात यानी समझ आती है कि जी ये होना किसी हॉस्पिटल में चाहिए, स्कूल में नहीं होना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट पहले भी की गई थी एनसीओसी से। तो आप लोगों को अब क्या डायरेक्शंस हैं अभी तक? अभी तक तो यही डायरेक्शन है कि स्कूल में होगी। और 3-4 रोज पहले मेरी अपनी एनसीओसी में रिक्वेस्ट मैंने की कि आप बराए करम इसके ऊपर ज़रा सोचिए, इस तरह वैक्सीनेशन सेंटर में इसको शिफ्ट कीजिए। हम सर्टिफिकेट लेने के बाद बच्चों को स्कूल में परमिशन देंगे कि वो आएँ। तो उम्मीद है कि कोई आने वाले दिनों में अच्छा जवाब आएगा और ये कोई मामला आसान हो जाएगा। देखिए, मामला तो मुकम्मल होना चाहिए ना, एक्सरसाइज मुकम्मल होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका का ढूंढ लेना चाहिए जिसमें वालिदैन भी मुतमईन हो, टीचर भी मुतमईन हो और बच्चों के लिए भी आसानी हो, बच्चों की सेफ्टी भी हो। अच्छा, अब जिस तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूटीन के मुताबिक अब स्कूल्स जो हैं वो 100% जो है वो हाजिरी के साथ खोल दिए गए हैं। इस सारे सूरत हाल में आप लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि ये सूरत हाल बरकरार है? क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसे ही बरकरार है। इंतजामात के हवाले से क्या पूरे 100% आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट है? देखिए, पिछले 1.5 साल में जो हमारा लर्निंग लॉस हुआ ना, उसको रिकवर करने के लिए हमें अब एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। उस एमरजेंसी में हमें बहुत सारी कह लीजिए कि पॉजिटिव मूव्स करनी पड़ेंगी। टाइम अगर बढ़ाना पड़ता है तो मेरा ख्याल है स्कूल उसके लिए भी एग्री होंगे। बेसिकली जो हमारा जो प्रोग्रेस है ना जी, वो बच्चे की कारकर्दगी है, वही मेरी प्रोग्रेस है। अगर मेरा बच्चा कामयाब है, मेरे स्कूल का बच्चा कामयाब है, तो वो मेरी नुमाइंदगी कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करने के लिए बेहतर फैसिलिटेशन दूँ, बेहतर पढ़ाई दूँ। मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है, मैं एक्स्ट्रा टाइम दूँ। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, मैं करूँ। कोई भी और एक्टिविटी एंगेज कर लूँ जिससे मेरे बच्चों की इंप्रूवमेंट आए। जो बच्चों का लर्निंग लॉस हो चुका है उसके लिए तो अब हमें बहुत अच्छी प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि बच्चों को उस देखें, जब बच्चे चले गए थे ना इसमें कोरोना के पिछले सारे फेज़ के अंदर, तो बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो गए। उसमें एक प्रॉब्लम है जिसको आमतौर पे वो वैसे कहलाती है, फोमो के नाम से कहलाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसे कहा जाता है। इस प्रॉब्लम में बच्चों को हर वक्त ये होता है कि जो ऑलरेडी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना जी, हम वो एक्टिविटीज़ करते रहें। जैसे बच्चे लैपटॉप खेलते रहे या टैब पे काम करते रहे, मोबाइल पे काम करते रहे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, उनके इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ थी ना, उनको हर वक्त उनका ब्रेन वहाँ रहता है, डाइवर्ट रहता है। इसको ये भी कहते हैं जोन आउट भी कहते हैं। आजकल भी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है क्लास में कि बच्चे जोन आउट हो जाते हैं। यानी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और एकदम वो एक बच्चे का ज़हन चला गया कि अच्छा, मेरा इसी के साथ लिंक कर लीजिए कि बच्चों का स्टेमिना वो रह गया कि जो एक आदत होती थी कि अच्छा जी ब्रेक से पहले इतने पीरियड्स हैं, ब्रेक के बाद उतने पीरियड्स हैं, तो वो हमने लेने हैं। स्टेमिना भी कुछ खत्म, मतलब कम हुआ बच्चों का? बहुत कम हो गया। देखिए, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बहुत रिड्यूस हो गई है। हम जो बात उनको पहले 5 मिनट में समझा लेते थे या 5 मिनट के लेक्चर में उनको एक पॉइंट क्लियर कर देते थे, वो 10 मिनट चाहिए। ठीक है, अब इसको हल करना है। आप लोगों ने तो प्लान तो बनाया होगा, वो भी जरा शेयर करें कि जो बाकी स्कूल्स, पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो बाकी स्कूल्स हैं वो भी उसको फॉलो कर सकें। जो आप लोगों की एसोसिएशन ने एक प्लान तरतीब दिया है कि बच्चों को रूटीन की तरफ लेके कैसे आना है। देखिए, जो सुबह का वक्त होता है ना, जैसे सुबह बच्चा स्कूल आया 8 बजे से लेके अगर आप 10:30 या 11 बजे का वक्त रखें, ये मैक्सिमम आउटपुट लेने का टाइम होता है। ठीक है। अगर आप हमजा याद करें ना, तो हमारे भी जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स है ना, मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, वो इसी टाइम पीरियड में होते हैं। तो ये वो टाइम होता है जिसे क्रीम टाइम कहा जाता है, यहाँ मैक्सिमम आउटपुट निकाली जाती है। तो अब ये जो टाइम है, इसको अगर हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर लेते हैं, बच्चों को एंगेज कर लेते हैं, बच्चों को एंगेज करने के लिए एक बहुत बड़ी जो एक ज़रूरत थी ना, वो इनको 5 डे स्कूल बुलाना था या 6 डे स्कूल बुलाना था, वो आज मीट हुई है। ठीक है। आज के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। पेरेंट्स मुतमईन होंगे, हम मुतमईन होंगे, बच्चे मुतमईन होंगे। अभी 2 बच्चियां हैं छोटी सी 10th क्लास की, वो कितनी बता रही थी कि हमारी रूटीन खराब होती है। तो देखें, सेंस ऑफ कितनी ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है उस बच्ची की, कि उसको पता है कि मेरी गलती क्या आ रही है, मेरे में कमी क्यों आ रही है। उस बच्चे को ये पूरा एनालिसिस करना आता है। तो ये अब वो वक्त आ गया है जब हम इन बच्चों की मैक्सिमम आउटपुट ले लेंगे।
पहले हम इस बार बार हम जोन आउट हो जाते थे, स्कूल भी जोन आउट हो जाता था। आज बच्चा आया, नेक्स्ट डे बच्चे ने रेस्ट किया, रेस्ट मोड में चला गया, अब दोबारा लर्निंग मोड में लेके आए, फिर वो लर्निंग मोड से निकल जाता था। तो अब इंशाल्लाह ताला एक ऐसा पूरा प्लान बनेगा और ऐसा एक ट्राइका बनेगा जिससे हम बच्चों की मैक्सिमम आउटपुट लेने की भरपूर कोशिश कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये तो हम उम्मीद कर भी रहे हैं। साथ एक और चीज़ है कि क्योंकि हमें अभी तक आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिस तरह से आप दरख्वास्त भी कर रहे हैं NCOC से, हम देखते थे कि जब हम भी छोटे होते थे स्कूल्स के अंदर कोई कैंपेन वगैरह चल रही होती थी तो उसके ना स्पेशल लेक्चर्स दिए जाते थे 10-15 मिनट के, 20 मिनट के। टीचर्स या फिर प्रिंसिपल खास तौर पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी तो क्लास में आके समझाते थे। ये भी कोई प्लान तरतीब दिया गया कोरोना वैक्सीन के लिए, बच्चों को आमादा करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आपकी बेहतरी के लिए कुछ इस तरह के सेशंस भी रखे जाएंगे बच्चों के साथ? ये तो मैं समझता हूँ आज आपका आइडिया है और आज ही से हम इसको अप्लाई करेंगे। आई अप्रिशिएट। और मैं पूरे जितने भी स्कूल ओनर्स सुन रहे हैं या टीचर्स सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि ये जो आपका आइडिया है, आपका प्लान है, ये एक्सेलेंट है और बच्चों को पहले इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए और बच्चों को ये पॉइंट बताना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अगर बच्चों को अगर आप उनका माइंड इस तरह से बनाएंगे तो वो खुद जाके घरों में कहेंगे कि हमें वैक्सीनेट करना है। एग्जैक्टली। आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भी एक एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म है, आपका भी एक टीचिंग का ही तर्ज है आपका। आप हमें गाइड करते हैं, आप हमें एजुकेट करते हैं, हमें नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आज आपके चैनल के तवज्जुह से जो बात गई है, ये बिल्कुल। अच्छा रिज़वानुर रहमान साहब, आखिर में बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आखिर में आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, इकरा, हम दोनों चेक कर रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए दुआ करवाई गई है स्कूल्स के अंदर। हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने ये करवाया और बच्चों को ये बताया, और इसका आइडिया भी एक हमें बता दें। और बच्चों से जब दुआ करवाई गई है तो बच्चों का इस पर रिस्पॉन्स क्या था? बच्चों को पता था कि ये कौन है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, कल हमने सर्विंग स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने एक अपना मरासला जारी किया जिसमें तमाम स्कूल्स को कहा, तमाम टीचर्स को कहा कि सुबह बच्चों से अपने मोहसिन पाकिस्तान के कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए दुआ करवाई जाए। और बिल्कुल आज बहुत सारे स्कूलों ने मुझे सुबह पिक्चर्स शेयर की अपना पूरा कि हमने स्कूल में इस तरह दुआ करवाई है। बच्चों को बिल्कुल मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये लेसन्स में शामिल हैं डॉक्टर साहब, और उनके करिकुलम में ही शामिल है। और देखें, पाकिस्तान की अगर चंद शख्सियात को निकाला जाए तो कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और डॉक्टर अब्दुल कदीर, इसी बात यहाँ आती है। तो वो जो हमारी सिक्योरिटी, वो जो हमारी शान है, जो जिन्होंने हमें इतनी ताकत दी है, ये हमारी ताकत है कि कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता। तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से है। और हमने बच्चों को बिल्कुल बताया और बच्चों ने आज बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से उनके लिए दुआ की है और बच्चों की दुआ कबूल होती है। बेशक जी, बहुत शुक्रिया मियां रिज़वानुर रहमान साहब, सबसे का आप हिस्सा बने और स्कूल्स जो हैं अपनी आन और शान के साथ मुकम्मल तौर पर जो है खुल चुके हुए हैं और बच्चे इस वक्त क्लासेस के अंदर मौजूद हैं और ज़्यादातर खुश हैं। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके साथ साथ हम टीचर्स को देखें तो टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लाइक वो पेरेंट्स की तरह ही, क्योंकि वो उनको वो कंसर्न होते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके, तो वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ख़ास तौर पे हमसे एक कमेंट, जिस तरह से लास्ट हम लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में बात कर रहे थे, तो कमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों के सुन रही थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तो पाकिस्तान बनाया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान को महफूज बनाया। बेशक ये कमेंट एक मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक भी है। बिल्कुल ऐसे हम लोगों ने ये सुना था, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना, लेकिन हम लोगों ने ये सुन रखा था कि 71 के बाद मतलब सकूत ढाका जिसको कहा जाता है, उसके बाद जो पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा खुश हुई थी वो 28 मई 1998 का दिन था, जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे। और उस दिन एक नई जान जो है वो महसूस हो रही थी, और किताबों में भी पढ़ते हैं तो सब लोग यही लिख रहे हैं। तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले अगले आम इंतखाबात में भी इमरान खान के कामयाब होने के इम्कानात हैं। 2023 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों से ऐसे कद काट का कोई भी नहीं जो इमरान खान के मुकाबले में आ सके, इसीलिए इसमें उनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है। ये कहा है
गैर मुल्की मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने। और ये बड़ी पेशगोई उनकी जानिब से की गई है। मैगजीन का ये कहना है कि इमरान खान आइंदा इंतखाबात अगर जीतते हैं तो उसकी वजह मौजूदा और आने वाले वक्त में कुछ ऐसे वाक़यात होंगे जो उन्हें ऐसे हालात में वाहिद उम्मीदवार बनाएंगे जिसमें से अफ़गानिस्तान वाला जो मामला है वो एक वाक़या है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान लेता है। वैसे भी बहुत से पाकिस्तानी समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का कब्ज़ा है एक साजगार पेशरफ्त है, क्योंकि गैलप पाकिस्तान की एक सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी खुश हैं कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करेंगे। हाँ जी, और इकोनॉमिस्ट ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान की कामयाबी को भी तस्लीम किया और कहा कि ये भी अगले इंतखाबात में कामयाबी की एक बड़ी वजह हो सकती है। कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनको समझ पाना शायद मुश्किल है कि किस तरह पाकिस्तान अपने दीगर पड़ोसी ममालिक की निस्बत कोरोना से कम मुतासिर हुआ। द इकोनॉमिस्ट ने इस सर्वे का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि इमरान खान पाकिस्तान में अब 48% पाकिस्तानियों की पसंद हैं। तो ये एक टोटल सिचुएशन है जो नज़र आ रही है इकोनॉमिस्ट। बिल्कुल ऐसी है। इसी पर हम बात करेंगे गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिलाल गिलानी साहब, आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो इस तरह से उन्होंने बड़ी पेशगोई की है इसको कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म की मकबूलियत वाकई के ये वजूहात हो सकती हैं अगले इंतखाबात में? जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। इस बात में कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में एक मकबूल लीडर हैं। हालिया गैलप पाकिस्तान के सर्वे में तकरीबन 48% ने उनके बारे में एक मुस्बत राय दी। इसके जो कुछ अवामिल हमने देखे वो कोविड के दौरान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी, प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन कि वो लॉकडाउन की तरफ ना जाएं ताकि मज़दूर तबके का रोज़गार मुतासिर ना हो, एहसास प्रोग्राम की एक्सपेंशन जो मिलियंस ऑफ लोगों के पास अब जा रहा है और कोरोना के दरमियान भी किया। करप्शन के हवाले से उनका जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान में एक मकबूल नैरेटिव के तौर पे इलेक्शन में भी नज़र आया और इस हुकूमत के दरमियान भी। और तालिबान और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक काफ़ी गैर मुबहम किस्म का उनका जो एक नैरेटिव है वो पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल है। जैसे आपने भी गैलप का एक सर्वे कोट किया जिसमें तालिबान जैसी हुकूमत और तालिबान के आने के बारे में पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। तो इमरान खान ने उसके बारे में एक गैर मुबहम सी एक स्टैंड लिया जो कि और लीडर्स ने नहीं लिया। ये कुछ अवामिल हैं जिनकी बिना पर इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर हैं। दीगर लीडरान भी मकबूल हैं मगर मकबूल तरीन जो हैं वो इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बिलाल गिलानी साहब, क्योंकि ये बात हो रही है 2023 के इलेक्शंस की, उनको प्रिडिक्ट किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। अब वज़ीर आज़म इमरान खान का मकबूल होना इनफरादी तौर पर एक अलग चीज़ है, साथ उनके जब जमात को जोड़ लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ये एक अलग पहलू है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें और जो आप लोग सर्वेस कर रहे हैं, जो मकामी सर्वेस हो रहे हैं, उसके मुताबिक आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहाँ पर नज़र आती है वज़ीर आज़म के मुकाबले में? जी 2023 के इलेक्शन के बारे में आई थिंक किसी के लिए भी इस वक्त वाज़े तौर पर प्रिडिक्ट करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तकरीबन 2 साल अभी इलेक्शन में रहते हैं पाकिस्तान में, हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील होते हैं। मगर 2-3 चीज़ें हमें अपने सामने रखनी चाहिए। GB में इलेक्शन हुआ, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, उसमें PTI की मकबूलियत जो है वो वहाँ पर खुल के सामने आई। तो एक तरफ तो ये 2 नंबर्स हैं, 2 स्टेटिस्टिक्स हैं। गैलप के सर्वेज में भी PTI की मकबूलियत में कोई ख़ास कमी नहीं आई 2018 के इलेक्शन के हवाले से, तो वो अपनी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देखें जो पंजाब में किए गए, पंजाब में ख़ास तौर पर उसमें PMLN की जो मकबूलियत है वो वहाँ पर काफ़ी वाज़े तौर पर नज़र आई और ऐसा नज़र आया कि 2013 के इलेक्शन में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी वो वापस नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में और गैलप के तज्ज़िये के मुताबिक 2023 का इलेक्शन जो है वो एक कांटेदार मुकाबले की तरफ ज़्यादा जाएगा, बजाय इसके कि ये कह दिया जाए कि इलेक्शन पहले से ही तय है कि इमरान खान जीत जाएंगे। शायद ऐसा कहना तज्ज़ियों के बुनियाद पर तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अच्छा बिलाल गिलानी साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से एनालाइज किया जाता है डेटा को, वो किस तरह से किया जाता है और कितने कितने पोर्शन में आप कहें कि उसमें आवाम को जो है वो लिया जाता है और किस तरह से पूरा जो है कंडक्ट किया जाता है सर्वे?
जी बिल्कुल। अब हमारा इदारा पाकिस्तान में 1980 से काम कर रहा है और इसमें स्टेटिस्टिकल सर्वे हम करते हैं जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जिस तनासब में अवाम जो है वो सेंसस में नज़र आते हैं, मर्द और ख़वातीन, गरीब और अमीर तबका, सूबों में उनकी तकसीम, उसी तरह का एक सैंपल ले लिया जाए और आमतौर पर इस तरह के सर्वेज जो हैं वो 2000 अफराद पर मबनी होते हैं और हम साल में तकरीबन हज़ारों नहीं लाखों अफराद के पास उनके घर पर जाते हैं, उनसे राय लेते हैं और यही सिलसिला हम पिछले 40 साल से कर रहे हैं। जब भी हम सियासी अमूर पे बात करते हैं तो सिर्फ हम एक सर्वे की बात नहीं करते बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वेज की बुनियाद पर कोई सियासी राय कायम करते हैं कि इस दौरान में हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि सर्वेज एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ एक सर्वे एक ख़ास ट्रेंड को वाज़े नहीं कर रहा होता, तो हम सर्वेज को जोड़कर फिर सियासी और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी उसमें कंबाइन करके फिर एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गिलानी साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा यहाँ पर कि आप क्या देखते हैं सर्विस के अंदर, पहले 3 साल की परफॉर्मेंस कितनी मैटर कर रही होती है, फिर चौथा साल होता है और फिर आखिरी साल होता है, सर्विस क्या तब्दील भी होते रहते हैं और कोई मेजर शिफ्ट आता है या मामूली सा शिफ्ट होता है कि उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता? जी, आई थिंक इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक पार्टी का एक वोट मौजूद रहता है जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता है। 5 साल और 5 साल के दौरान आने वाले कुछ इवेंट्स जो हैं वो पार्टी का जो वोट है उसको एकदम से लोगों को तब्दील नहीं होता हुआ नज़र आता। तो आई थिंक पीटीआई की परफॉर्मेंस में जो सबसे बड़ा उनका फ्लॉ है जो कि अगले 2 साल में देखने की ज़रूरत है कि वो उसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, वो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो 90% पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा है और वो बहुत परेशान है, बेरोज़गारी मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो ये दो, बेरोज़गारी और महंगाई, इमरान खान की और पीटीआई की जो अच्छी कारकर्दगी है इनके ऊपर पानी फेरने के लिए काफ़ी जो है ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और ये 2 फैक्टर्स हैं जो अगले 2 साल में हमें देखने हैं कि क्या इनकी वजह से पीटीआई की मकबूलियत में कमी आती है। और मेरा ये ख्याल है कि 2 साल अभी रहते हैं, ये मार्का अभी किसी ने हल नहीं किया, किसी ने पता नहीं किया और ऑल स्टैटिस्टिक्स शो दैट इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल इन 2023। बिल्कुल ठीक है, टफ बैटल होगी 2023 इलेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। बिलाल गिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर बाकी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं कि जो कहा जाएगा जी कि बिल्कुल आउट क्लास कर दिया जाएगा और महंगाई है, बेशक है, चैलेंजेस भी मौजूद हैं, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है वो हमने आपके साथ शेयर की। उनको लग रहा है कि बाआसानी शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2023 में भी कामयाब हो जाएंगे। अब ये वक्त बताएगा, अभी 2 साल वक्त बताएगा। जैसे बिलाल गिलानी साहब भी कह रहे हैं कि 2 साल पड़े, अभी काफ़ी अरसा पड़ा है, तो इसमें चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। और कुछ से बात करेंगे। एक बेहतर खबर ये है कि कोरोना दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। मुल्क भर में वबा के मुस्बत केसेस की यौमिया तादाद घटकर तकरीबन 1000 तक आ गई है और मुस्बत केसेस की शरह भी कम होती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन एक बुरी खबर यहाँ पर यह है कि डेंगू वायरस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है, एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ये भी मुख्तलिफ शहरों में हम देखें तो केसेस की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अगर लाहौर की ख़ास तौर पर बात कर लें तो डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नज़र अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी है। ये सूरत हाल लाहौर में बन चुकी है। लाहौर में अब बच्चे भी जो है ना वो डेंगू बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। डेंगू केसेस में इजाफे के बायस सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अब ये खबरें आ रही हैं कि बिस्तर भी शायद कम पड़ गए हैं और अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों के लिए जो मुख्तस बिस्तर हैं ये भी ज़राए बता रहे हैं कि डेंगू के मरीज़ उस पर अब ज़ेर इलाज है। बिल्कुल, अब सूरत हाल इस तरह की हो गई है लाहौर में। अगर हम देख रहे हैं तो पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा है कि डेंगू वायरस के पेश नज़र एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया। उधर अगर हम शहरी इक़्तिदार की बात करें तो वहाँ पर डेंगू से मुतासर मरीज़ों की तादाद 1000 से ज़ायद हो चुकी है। वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जबकि कराची समेत सिंध भर में डेंगू मच्छर के वार अब भी जारी है। हाँ जी, ऐसे ही है। बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वाद असगर डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हम ये देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और मुख्तलिफ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं कि जो पूरी जो हैं वो तमाम मेंबर्स जो हैं वो डेंगू वायरस में मुब्तला हुए हैं। अब आपको रीज़न क्या नज़र आ रही है और हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? हमने वक्त से काम नहीं किया या अभी भी शायद हमारा काम वैसा नहीं है
कि जिससे हम कंट्रोल कर सकें? जी गुड मॉर्निंग और वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात बिल्कुल सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं और पूरी फैमिलीज को उसी तरह जिस तरह कोविड होता था डेंगू भी हमें केसेस इस तरह मिल रहे हैं कि पूरी फैमिलीज को। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मच्छर जो है ये ज़्यादा सफ़र नहीं करता। ये आपके इसे इंडोर मॉस्किटो भी कहते हैं जो डेंगू लगाता है। तो ये आपके पर्दों के पीछे घर के अंदर छुपा होता है, आपके सोफ़े के नीचे या बैग के ऊपर, ऐसी जगहों पे छुपा होता है जो आप नॉर्मली ये सोचते नहीं हैं और आप समझते हैं कि घर पे हूँ तो मैं महफूज हूँ। तो बुनियादी वजह इसकी यही है कि जब हम उस घर के रहने वाले सारे उसी एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ये मच्छर मौजूद है, तो जाहिर है कि बीमारी अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर होगा तो वो सबको लगाएगा। तो इसका जो हमें एज ए गवर्नमेंट लेवल पे काम करना चाहिए था, वो एक बाकायदा इसकी गाइडलाइंस मौजूद हैं, ना सिर्फ डेंगू के कंट्रोल के लिए बल्कि तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो इस तरह की हशरातुल अर्ज़ कह लीजिए या कीड़ों ये इनसे लगती हैं, उसकी कंट्रोल के लिए 2019 में हम लोगों ने गाइडलाइंस पूरे पाकिस्तान के लिए बनाई थी और वो गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो प्राइवेट नहीं थी। और उस पे सवाल ये था कि अब अमल करना लोगों का या हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का, ज़िले हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। अब उसमें हर चीज़ ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई हुई है कि आपने कौन सा काम डेंगू के कंट्रोल के लिए कब करना है, किस महीने में करना है। सही है। तो ये क्योंकि ये पूरा साल इसके कंट्रोल के लिए काम आपको करना पड़ता है। अब केसेस बढ़ गए हैं, अब भी किया जा सकता है बोथ एट गवर्नमेंट लेवल और बोथ एट पर्सनल लेवल, लेकिन इशू ये है कि क्या इसको हम करने को तैयार हैं या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हम देखते हैं कि जिस तरह से हम जब कोविड आया तो सारी जो मैन पावर है हमारी इसके ऊपर हम लोगों ने रख दी कि हम सिर्फ कोविड को ऑब्जर्व कर रहे थे, बाकी जो दीगर डिजीज़ें हैं, जो दीगर पेशेंट्स हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे थे। क्या वजह मैन पावर कम है हमारे पास कि हम एक जब आते इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाती है, ऐसी वबा आ जाती है तो हम सारे उसके ऊपर हो जाते हैं, बाकियों को हम इग्नोर कर देते हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं रहता। जिस तरह से हमने अब देखा सिचुएशन, तो अभी भी ऐसी है कि डेंगू जो है एकदम से बहुत ज़्यादा उसके केसेस सामने आए, ये अचानक से तो नहीं होता, इसके ऊपर होमवर्क क्या हमारा कंप्लीट नहीं था, इस वजह से ये हुआ है। ये जी हमारी प्रायोरिटी नहीं है बीमारियों से हम बचें। मैं गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ। तो जब कोई बीमारी आ जाती है तो फिर हम उस वक्त दौड़ भाग करते हैं कि जो बंदा हमें मिल जाए उसको पकड़ के। हमने डेंगू पे भी ऐसे ही किया हुआ है पहले, ये नहीं कि कोविड पे किया था। जब पहले डेंगू आई पिछले सालों में तो हर बीमारी से के जो लोग थे उनको हमने डेंगू पे लगा दिया। ये शो करता है कि हमारी लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है और हमें बेसिकली इसका हल ये है कि हमें मुल्क के अंदर एक जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव केयर के सिस्टम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि बीमारी लोगों को बीमार होने से बचाने पे जो स्ट्रेटजीज हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। अभी तक हमारा सारा जो फोकस है गवर्नमेंट्स का वो उस वक्त शुरू होता है जब लोग बीमार होकर हॉस्पिटल आपके भरना शुरू हो जाते हैं, फिर हम दवाइयाँ लेने शुरू कर देते हैं, तो बेड्स बढ़ाने शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि आप जितने मर्जी हजारों बेड्स भी बढ़ा लें, तब भी जब तक आप प्रिवेंशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप क्यूरेटिव यानी कि इलाज मुमकिन नहीं है इतनी बड़ी आबादी का। तो मेरा ख्याल से डेंगू और कोविड-19 जी हमारी बड़ा लम्हा फिक्रिया होने चाहिए के साथ, क्योंकि तीसरी बीमारी भी कोई आ सकती है बड़ी। तो हमें एक इन्वेस्ट करने पड़ेगा ऐसे सिस्टम में जो हमें बताए बीमारी आने से पहले के बीमारी आने का खतरा है। ठीक है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ना कि हम रिएक्टिव हो जाएं जो इस वक्त हम हैं। डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बता दीजिएगा, कोरोना का तो हमें नहीं पता कि कब तक ख़त्म होगा, लेकिन हम डेंगू का एक ट्रेंड देखते आए हैं कि किसी ख़ास मौसम में इसके केसेस बढ़ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं। अभी आप इसकी हिस्ट्री को देखते हुए क्या समझते हैं, कब से हम देखेंगे कि शायद कोई इसका जोर टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा होगा मौसम के एतबार से? जी ये जो मच्छर है ये एक ख़ास टेम्परेचर्स के अंदर ज़्यादा फ्लोरिश करता है। ये नहीं है कि बाकी टेम्परेचर्स में नहीं करता, लेकिन जो इसका 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है जिस शहर में हो, तो ये इसका पीक टाइम है। अब जो सर्दियाँ होंगी और मौसम ठंडा होना शुरू होगा, तो यानी कि जब 15 से कम होता है तो ये मच्छर काट नहीं सकता किसी को। तो जिन जिन इलाकों में सर्दियाँ आती जाएंगी वहाँ पे इसका जोर कम होता जाएगा, बाकी शहरों में वो ज़रा प्रोलॉन्ग करेगा। और इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मेरे
मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद जैसे शहर हैं जो नॉर्थ में है, वहाँ पे ये नवंबर के मिडल तक इसका जोर कम हो जाएगा। लेकिन जो शहर आपके कराची या दूसरे इस तरह के हैं जहाँ पे ये टेम्परेचर इतना कम नहीं होता, वहाँ पे ये शायद दिसंबर तक या जनवरी के अर्ली तक ये चला जाए। तो ये महीना हमारा ये सख्त है। पीक इसका अक्टूबर में ही आता है नॉर्मली डेंगू का, तो ये महीना हमारे पीक का है। तो इस महीने में और अगले महीने के 15 दिनों में अपने आप को जरा ज्यादा बचाएं। घरों के अंदर इनसाइड आप स्प्रे कीजिए मॉस्किटो का, और वो आप एक हमारे लोग हवा में कर देते हैं, नहीं आपने पर्दों की बैक साइड्स पे करना है, आपने सोफों की बैक साइड्स पे करना है, कोनों खुदरों वाली जगहों को आपने करना है। उसके बाद कमरे को बंद कर दीजिए चंद घंटों के लिए, और उसके बाद उसको यूज कीजिए। जालियां वालियां रखिए और मच्छरों से और बाहर जाएं तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबकिस्तान से आप बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जो एहतियातें हमें बताई हैं वो हमें इनफरादी तौर पर करनी है, और गवर्नमेंट के किसी एक्शन का हमने इंतज़ार नहीं करते रहना, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सब मिलकर फॉलो करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अपोजिशन इत्तेहादी एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का जो अहम सरबराही इजलास है वो आज होगा। बिल्कुल, और इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया है। PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को उन्होंने कहा है कि हर महाज पर टफ टाइम देंगे। ये फैसला किया गया, और अपोजिशन की बड़ी बैठक में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के उमूर पर भी हतमी जो राय है वो ली जाएगी। और इससे कबल JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में फिलफौर शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा भी किया था। 2 रोज़ कबल ही हमजा अगर देखें तो लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन PDM समेत सबका मुतालबा है। मुल्क की मसाइल पर हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, आपको वो सुना देते हैं। हमें इस हुकूमत के खिलाफ मरसूद करना होगा, और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। मुहासबा करना है, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे थे, उनका क्या मौक़िफ़ था, वो भी आपको ज़रा सुना देते हैं। तो जो अवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वज़रा ने भी फिर करारा जवाब दिया है PDM को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन का जो सूरज है वो तुलू करने वाले लंदन में गुरूब हो चुके हैं, और मौलाना अपनी सियासी अना की तस्कीन के लिए जमहूरी निज़ाम से ना खेले। ये सारी सूरत हाल है। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर अब्बास साहब, द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है, बड़ी पेशगोई की। उन्होंने तो कहा कि 2023 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं, ऐसे कद काट का कोई भी नहीं कि जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। और हम दूसरी जानिब देखते हैं कि हुक्मरान जो है वो हुक्मरान जमात का मुकाबला करने के लिए PDM सामने आ रही है। कितना टफ होगा उनके लिए? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में। वो कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन शायद कबल वक्त हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कबल वक्त होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाते हैं फरवरी या मार्च में, वो एक बड़ा इलेक्शन होगा, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं, और अगर उसके जो नताइज हैं वो दरअसल गम्मादी करेंगे कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा। ठीक है। इसीलिए पंजाब में अभी तक PTI की गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी रिलक्टेंट है कि इलेक्शन करा दें, क्योंकि अगर उसके नताइज PTI के हक़ में नहीं आए तो कम से कम पंजाब का सियासी जो मंजरनामा है बहुत वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए पता नहीं कि इलेक्शन वो कराते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो वाज़ेह ऐलान भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि हर सूरत में, चारों सूबों को कहा है कि हर सूरत में इलेक्शंस कराएं आप फौरी तौर पे जी। लेकिन दूसरा मसला मरदमशुमारी का है। मरदमशुमारी भी ज़ाहिर वक्त लेती है, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। अलबत्ता ये है कि अपोजिशन, ये बात अपनी जगह किसी हद तक ठीक है कि इमरान खान कि जिस तरह इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अपोजिशन के लिए एक बड़ा क्राइसिस है, और लीडरशिप क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, लीडरशिप क्राइसिस भी बड़ा है। और उस वक्त तक ऐन मुमकिन है
कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की अपीलों के फैसले भी आ जाएं। अच्छा। और अगर वो फैसले आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। वो फैसले चाहे हक में हो चाहे खिलाफ हो, और वही डिटरमिन करेंगे, क्योंकि बहरहाल आज तक की सूरत हाल ये है कि पंजाब की हद तक मुस्लिम लीग नून पीटीआई से आगे नजर आती है, और अभी तक वो इंटैक्ट भी है, उसमें कोई तोड़ भी नहीं है। वो ठीक है कि हम गवर्नमेंट भी बयानबाजी करती रहती है, बहुत से तजदियाकार भी कहते रहते हैं ये स्प्लिट हो जाए, लेकिन हमें ग्राउंड पे वो स्प्लिट बहरहाल अभी तक वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मजहरबाज साहब, पीडीएम उसका आपको कुछ मुस्तकबिल छोड़ दें हाल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने माजी देख लिया पीडीएम का जो हुआ था और माजी जैसा रहा है। ये जो सरबराही इजलास है ये कितना अहम है, या बस ठीक है सरबराही इजलास हो रहा है पीडीएम का, हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम नहीं आने वाला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, आप क्या समझते हैं? पीडीएम का हाल अच्छा था लेकिन अब बुरा हाल है। ये जो सूरत हाल है, जब से वो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम से बाहर गए हैं, और उसके बाद किसी पार्टी का अंदर होना बाहर होना मसला नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो इन जमातों के दरमियान आपस में जो महाजाराई रही, लफ्जी जंग रही, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अपोजिशन की जमातों को मजमूई तौर पे। और ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा भी और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी इस तकसीम को बरकरार रखना चाहते हैं, और इससे ज़ाहिर अपोजिशन को नुकसान होगा, बहुत वाज़ेह नुकसान नज़र आ रहा है, और इसका फ़ायदा बिल्कुल सीधा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को होगा। और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की तो ख्वाहिश होगी कि पीडीएम जो है इसी तरह तितर बितर रहे, और अभी की आज तक की सूरत हाल यही है कि पीडीएम जो है अपने तई जो है पीडीएम उस तरीके से मुत्तहिद नहीं है जिस तरीके से जब उन्होंने तहरीक शुरू की थी उस वक्त ही। मुझे पीडीएम में का मुस्तकबिल जो है वो जलसे जुलूस से ज़्यादा आगे नज़र नहीं आता। अच्छा, लेकिन आप उसके मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि जैसा पीपल्स पार्टी तो अभी नहीं उसका हिस्सा है पीडीएम के लिए, आप नहीं अभी उसमें है, फ्यूचर में लग रहा है नज़र आ रहा है ऐसा कि पीडीएम को ज्वाइन कर सकती पीपल्स पार्टी दोबारा? देखिए, सियासत में वैसे तो किसी भी वक्त कोई भी चीज़ हो जाती है, लेकिन ये कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें नहीं नज़र आता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, पीडीएम का मसला बेसिकली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का मसला है। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन असेंबली के अंदर हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पे जो है मुस्लिम लीग नून की जो है वो सपोर्ट मिल गई, और इसका माने ये है कि अगर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बुनियादी बयानिया एक हो जाता है और शहबाज शरीफ जो है वो डोमिनेट करते हैं, तो शायद शहबाज शरीफ कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को वापस लेकर आए जाएं, वरना जो आज की सूरत हाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जमातें एक दूसरे के करीब आएंगी। ठीक है मजहरबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब का एक्टिव होना पीडीएम के अंदर और मरियम नवाज साहिबा जो हम देखते हैं इनएक्टिव हो जाती हैं, ये ऐसे ही चलता आया पहले से। क्राउड पुलर जो है नून लीग की तरफ से और खुसूसी तौर पर पीडीएम की तरफ से भी मरियम नवाज साहिबा को ही समझा जाता है, और अगर शहबाज शरीफ साहब भी लीड कर रहे होंगे नून लीग की तरफ से, आपको लगता है कि कोई अच्छे जलसे भी हो सकते हैं? ये है प्रॉब्लम, और ज़ाहिर शहबाज शरीफ को ख़ुद भी ये पता है, और इसीलिए वो कोई बहुत बड़ी जो है वो लड़ाई विदिन मुस्लिम लीग नून नहीं चाहते, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि वो क्राउड पुलर नहीं है, वो एक अच्छे मुंतज़िम रहे हैं, उनको आज तक लोग याद रखते हैं, उनकी वज़ारत आला के दौर में जो काम हुए थे उसके हवाले से याद रखते हैं। तो इंतज़ामी तौर पे तो वो एक अच्छे सरबराह हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो बहुत अच्छे सरबराह नहीं साबित हुए। बहुत से लोग होते हैं कि जिनका पब्लिक पॉस्चर बहुत मुख्तलिफ होता है। मरियम नवाज साहिबा बेशक एक क्राउड पुलर हैं, और मरियम नवाज साहिबा एग्रेसिव हैं, पॉलिटिक्स में एग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। एग्रेशन से मुराद ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े करें, लेकिन एक एग्रेसिव पॉस्चर जो है वो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा गालिबन इस वजह से बहुत ज़्यादा वो कभी आगे आती हैं कभी पीछे हटती हैं, उसकी बुनियादी वजह उनके अपना मुकदमा है। अगर वो उस मुकदमे से बाहर आ जाती हैं, अगर वो उनकी अपील मंजूर हो जाती है, तो मरियम नवाज साहिबा बहुत डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएंगी, और अगर अपील उनकी मुस्तरद हो जाती है और नवाज शरीफ की भी अपील मुस्तरद होती है, तो मुस्लिम लीग में एक बड़ा क्राइसिस खड़ा होगा, क्योंकि फिर नवाज शरीफ साहब को फैसला करना पड़ेगा कि दरअसल पार्टी अगर आइंदा इलेक्शन जीतती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा, और पार्टी की पूरी कैंपेन कौन लीड करेगा।
ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और उनको भी कुछ मतलब बुरा हाल नज़र आ रहा है पीडीएम का। और पहले जो मोमेंटम पीडीएम का एक दफ़ा बना था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और लग रहा था कि जैसे कुछ हो सकता है, कुछ रिजल्ट जो है इसका आउटकम जो है वो बेहतर निकलेगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो वाकई में उनका पहले हाल अच्छा था, लेकिन अब हाल कोई हाल नहीं है उनका, कोई हाल ही नहीं है ना। तो ये बुरे हाल से भी बेहतर है कि कोई हाल ही नहीं है उनका। और दूसरा ये कि अब हमसे जलसे जुलूसों से मेरा ख्याल है बात चलेगी नहीं उनकी, जब वो मुत्तहिद नहीं होंगे। और दूसरा मसला ये है कि जब तक सियासी अज़ाइम रहेंगे तब तक शायद आप अवाम को अपने मौक़िफ़ के साथ मनवा कर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब तक अवामी मसाइल को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा होगा। महंगाई इतना बड़ा इशू था लेकिन पीडीएम ने उसको इशू बनाना ज़रूरी ही नहीं समझा, वो कुछ सियासी मकासद थे जिसकी वजह से पीडीएम वैसे आपस में ही एक दूसरे पे बाद में नोक झोंकने लगे, एक दूसरे पे बाद में क्रिटिसाइज करे थे, तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर नहीं चल सके, तभी वो खुद भी जो है वो अब फ्लॉप हो गई है। पीडीएम बिल्कुल भी हिट नहीं हुई। आज वाला सरबराही इजलास है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऐलान करते हुए इसके अग़राज़ व मक़ासिद से भी आगाह किया। इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया और कहा कि हम इसके ज़रिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों और बड़ों को पढ़ाने के तरीक़ाकार तय करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अथॉरिटी की निगरानी खुद करने का फ़ैसला किया है, इसका ऐलान भी उन्होंने किया है और कहा है कि हमने अथॉरिटी के चेयरमैन की तलाश शुरू कर दी है। दुनिया के बेहतरीन मजहबी स्कॉलर्स को देखा जाएगा, फिर एक चेयरमैन बनाया जाएगा। बिल्कुल, उनका कि जो इस्लाम से मुतालिक दुनिया को आगाह करेगा वो चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया जाएगा। और इमरान खान का कहना था कि अथॉरिटी के ज़रिए स्कूल्स के निसाब की निगरानी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने 12 रबीउल अव्वल को धूमधाम से मनाने का भी ऐलान किया और कहा यह हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हाँ जी, धूमधाम से मनाइए और अकीदत से इस दिन को लाजमी तौर पर मनाइए। और बड़ा मकसद ये होता है कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ टीच करते चले जाएं। तो वज़ीर आज़म ने भी नौजवानों के हवाले से खुसूसी तौर पर बड़ी बेहतरीन और जामे गुफ्तगू किया। वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करते हुए क्या कहा था, आपको वो सुना देते हैं। एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूँ मैं, इसका तो पेट्रन मैं खुद बनूंगा। इस अथॉरिटी के अंदर स्कॉलर्स होंगे जिसकी बड़ी तफसीर के ऊपर जिसने किताबें लिखी हुई हैं, जिसका कमांड है, जो एक स्कॉलर है। एक कार्टून बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को, उस कार्टून के अंदर कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है। बच्चों को बताना चाहिए कि दूसरा तर्ज ज़िंदगी भी है। आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, आप सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक दूसरा बच्चों को चॉइस तो दे सकते हैं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रास्ता है उसको सही माने में बच्चों की ज़ुबान में आप वो तो बता सकते हैं। यकीनन ये बड़ा एक अच्छा इकदाम जो है वो किया और बड़ा अच्छा ऐलान और एक अच्छा मैसेज था ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, कि हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना है। और इसके असरात, जैसे भी कोई अच्छा काम आप कर रहे होते हैं, कोई पौधा आप लगा रहे होते हैं, उसके असरात फ़ौरी नहीं आपको मिल रहे होते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो मतलब कि जनरेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है, हम उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने रोल मॉडल्स का जिक्र किया वज़ीर आज़म साहब ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमारे रोल मॉडल्स क्या है। तो उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी बताया कि जी कि मैं जब HSN कॉलेज गया तो वहाँ पर मेरे रोल मॉडल तब्दील हो गए, जो मेरी वालदा ने मुझे सिखा रखे थे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि नहीं, जो हमें बताए गए थे वही असल रोल मॉडल। हमजा ये जो इक़दाम अब किए जा रहे हैं, इसके जो असरात हैं, जाहिर सी बात है कि इसके कुछ अरसा लगेगा। जैसे पौधे को एक दरख्त बनते हुए भी एक अरसा लगता है, तो इसको इंशाल्लाह इसको भी कोई टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेहतरीन रिज़ल्ट होगा अगर हम इसके ऊपर चलते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को इसके ऊपर चलाएँ। बिल्कुल जी, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और आज बड़ा अहम दिन है, बहुत ही अहम दिन है, इसको मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी अहमियत को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर इस पे अमल करना कि जब अहमियत को हम समझ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है कि हम सारा कुछ मान भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, जब अमल करने का वक्त आता है तो हम उस वक्त जो है कहते हैं कि चलें कोई नहीं, वो कर लेगा, मैं फिर कभी कर लूँगा। बिल्कुल ऐसी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कम उम्र बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लड़कियों को दरपेश मसाइल से इम्तियाज़ और उनके लिए मसावी मौक़ों की अदम दस्तयाबी, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हुसूल में मुश्किलात और उन पर मज़ालिम और तशद्दुद की तरफ दुनिया को तवज्जो मबज़ूल करवाना है। हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में
प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र वाली 3 करोड़ से ज़ायद बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं और दुनिया भर में 15 से 19 साल की उम्र की हर 4 में से एक लड़की को जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में भी इस उम्र की 30% लड़कियों को मुख्तलिफ अक़साम के तशद्दुद का सामना है। बिल्कुल, आलमी इदारा सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में 21% बच्चियाँ बलोगत की उम्र तक पहुँचने से कबल ही ब्याह दी जाती हैं, उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं और उनमें से ज़्यादातर का जो ताल्लुक़ है वो देही इलाकों से होता है। लड़कियों की जो है बचपन की शादी उनकी तालीम और तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट बनती है और उनकी जिस्मानी नापुख्तगी, हमल और बच्चे की पैदाइश के दौरान पेचीदगियों के बढ़ते हुए ख़तरे का बायस भी बनती हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि एड्रेस की गई हैं और जो ज़चगी की शरह अमवात का बायस भी बन सकती है और बचपन की शादी के वजूहात में गुर्बत है, तालीम और मतलब रोज़गार के महदूद मौक़े हैं, समाजी और सकाफ़ती जो हैं कुछ इश्यूज़ हैं वो शामिल हैं जो बचपन की शादी के रिवाज को तक़वियत दे रहे हैं। सिर्फ मौसर कानून ही बच्चों की शादी के मसले को हल नहीं कर सकता है। एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। समाजी कारकुन बुशरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बचपन से मतलब पैदाइश से शुरू कर लेते हैं कि पैदाइश के वक्त बेटा पैदा हुआ, एक तो उसकी दुआ, फिर बेटा पैदा होना, उसकी मुबारकबाद बहुत मुख्तलिफ है बेटी के पैदा होने से। तो बेटी के पैदा होने वक्त आप देख रही हैं कि कुछ ट्रेंड पाकिस्तान में बदला है, लोग खुशी से बता भी रहे होते हैं, अब कुछ तादाद बढ़ती चली जा रही है और वो कुछ शीरीनी बांटते हुए भी हमें नज़र आते हैं। आप समझती हैं कि ट्रेंड बदला है पैदाइश पे तो अगर देख लिया जाए? देखिए, ट्रेंड बदला है। जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब बेटी के लिए दुआ भी करते हैं और उसकी पैदाइश पे खुशियां भी मनाते हैं। इसका सबसे अहम मज़हर ये भी है कि आप देख रहे हैं कि UN लेवल तक ये बात पहुंची है और इस दिन को रिकग्नाइज किया गया है कि लड़कियों की सेहत हो, उनकी तालीम, उनकी शादी और इस हवाले से उनकी जो एक एम्पावरमेंट का पूरा सिलसिला है उसको मद्देनजर रख के बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये बहुत काबिल तहसीन है और मैं समझती हूँ कि इंसानी हकूक़ की तहरीक हो या औरतों के हकूक़ की तहरीक हो, उसमें ये अहम संगे मील साबित होगा कि 11 अक्टूबर को खुसूसी तौर पर आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान की भी सूरत हाल ऐसी है। आज आप देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मुरतब किए गए हैं। लड़कियों के हवाले से उनकी एजुकेशन को हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी सेहत के हवाले से, और खुसूसी तौर पर जो बात चलती है वो है कम उम्री की शादी के हवाले से। जैसे आपने भी बताया कि जाहिर है उसमें लड़की की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर होती है। तो जहाँ हम ये समझते हैं कि ये बहुत खुशाइंद भी है और बहुत इसको तस्लीम भी करना चाहिए और लड़कियों के हकूक़ को, वहीं पे साथ साथ जो हमारे मसाइल हैं उनको सबसे पहले उसका अदराक होना, उनको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जब रियासती सतह से या हुकूमती सतह से और सिविल सोसाइटी की भी ज़ाहिर है बहुत सारी एफर्ट्स हैं, तो जब उस सतह से इस बात को एक्नॉलेज कर लिया जाता है कि जी हाँ, लड़कियाँ किसी भी तरह से पोटेंशल में हो या कुदरती सलाहियतों के हवाले से हो या उनकी अपनी जो एक नशोनुमा के हवाले से जो ज़रूरियात हैं उनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है और उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, उनके पोटेंशियल्स पे उन पे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो हम एक अच्छा फ्यूचर और ओवरऑल जो नेशन डेवलपमेंट है उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। तो ये एक बहुत काबिल तहसीन बात है। अच्छा बुशरा साहब, हमारे माशरे में हम देखते हैं कि लड़कियों ने पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी उठानी होती है। ऐसे में वो तालीम जिसमें हुनर भी शामिल हो कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान में इस पर किस हद तक काम हो रहा है? देखिए, जहाँ तक लड़कियों का अपने ख़ानदान के अंदर एक किरदार है वो तो अभी भी आप समझ लीजिए कि लड़कियाँ हों या ख़वातीन, वो हमारा अभी पेट्रियार्कल है, जिसे हम आमतौर पर पिदरशाही निज़ाम की बात करते हैं। उस निज़ाम में यही होता है कि लड़कियों और लड़कों के रोल्स को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि घर की चार दीवारी के अंदर होने वाले तमाम काम जो हैं वो लड़कियों और औरतों की जिम्मेदारी होंगे और जो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने के मौके हैं वो मर्दों के लिए होंगे। तो ये एक नज़रिया और सोच और इस पे पूरा जो एक निज़ाम खड़ा है, हमारा ख़ानदानी निज़ाम, हमारा समाजी निज़ाम और इवन हमारा मुआशी निज़ाम, वो सारा का सारा इसी बुनियाद और इसी सोच के ऊपर तरतीब पाता है। यही वजह है कि आपको अभी भी हमारी वर्कफोर्स के अंदर भी लड़कियों की तादाद कम नजर आएगी। हमारे स्कूलों और ख़ास तौर पर जो हायर एजुकेशन है, अगर आप ये देखें कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आपको औरतों और लड़कियों की तादाद ज़्यादा नजर आती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो इब्तदाई तालीम तक तो आपको
नजर आएंगी, लेकिन उसके बाद लड़कियां का स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से हमारी वर्क फोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं और बहुत सारे शोबों में आ रही हैं और अपना पोटेंशियल्स दिखा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। इसकी एक दो मिसालें मैं और भी देना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर ये जो हमारा देही इलाकों में लड़कियों की नशोनुमा या उनकी तरक्की के हवाले से मसावी हकूक़ हासिल नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा जो एक नतीजा है वो ये है कि चूँकि गुर्बत भी है, कम वसाइल होते हैं, तो लड़कियों को आम तौर पर बड़े शहरों में घरेलू कामकाज के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें घरेलू मजदूर ख़वातीन जिन्हें हम कहते हैं कि वो डोमेस्टिक वर्क में शामिल हो जाती हैं। और चूँकि हमारी तंजीम जो है वो इस तरह के अदाद शुमार जमा करती है, तो हमें बहुत अफसोस के साथ ये तस्वीर दिखाना पड़ती है कि 90% लड़कियों के ख़िलाफ़ बहुत जिस्मानी जिनसी तशद्दुद होता है, जो घर में काम कर रही होती हैं, घर के अंदर मजदूरी करती हैं और वो बड़े घरों में बच्चे संभालती हैं या सफाई का काम करती हैं, तो उनके खिलाफ इस कदर तशद्दुद बहीमाना होता है कि उनकी कई दफ़ा हलाकतें भी हो जाती हैं। और हर साल तकरीबन 10 से 15 लड़कियां रिपोर्ट हो रही हैं जो हलाक हो जाती हैं शदीद जिस्मानी तशद्दुद के बाद। तो ये वो सूरत हाल है। इसी तरह से जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली हो जाए, ट्रैफिकिंग है, ये वो मसाइल है जो आप तशद्दुद की भी बात कर रहे थे, तो ये वो चीज़ें हैं। और एक और जो एस्पेक्ट मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी लड़कियाँ जब बाहर सड़क पर आती हैं उस वक्त भी तशद्दुद का शिकार होती हैं, तो बाज़ औक़ात लड़कियाँ घबराती हैं कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आती हैं, अपनी ओरिजिनल ID के साथ नहीं आ रही, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन स्पेसेस हमारे लिए सेफ नहीं है। तो अब बात यह है कि हमें हर तरफ से, हर जगह से काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ उनको स्कूलों में होना चाहिए, और उनकी जब तक के शादी या आगे ख़ानदान को बढ़ाने का ताल्लुक है, तो वो उनकी जिस्मानी सेहत और उनकी उम्र के हिसाब से, और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए तो शादी की इजाज़त तो कानूनी तौर पर, उससे पहले जो शादियाँ हैं वो कम की शादियाँ कहलाती हैं। तो ये वो मसाइल हैं जिनका हल करने का भी ज़रूरी है। जी ठीक है बुशरा साहब, हम आमतौर पर वैसे कवानीन की भी बात करते हैं, उसका एंड यही निकल रहा होता है उस डिस्कशन का कि कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन एक बड़ा बुनियादी मसला है कि जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। राय देने की आज़ादी ही नहीं है। घर में कोई फ़ैसला हो रहा होता है तो बच्ची मतलब बड़ी तादाद में देहात के अंदर, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जब राय की आज़ादी ही नहीं दी जा रही तो फ़ैसले की आज़ादी तक का सफ़र पता नहीं कब हम जाकर जो है तय कर रहे होंगे। राय की आज़ादी देने के हवाले से पेरेंट्स का किरदार कितना अहम है कि घर में कोई फ़ैसला हो रहा है तो बेटों से तो राय ली जा रही है, बेटी से तब राय क्यों नहीं ली जा रही? तो उसके लिए पेरेंट्स को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स के अंदर भी यही सोच मौजूद है। जब हम दूसरे तमाम फोरम्स के अंदर यूथ को और लोगों को और बच्चों की राय लेना शुरू करेंगे तो पेरेंट्स को भी ये थोड़ा अंदाज़ा होगा कि जब बच्चे अपनी बात करते हैं, स्कूलों में टीचर्स को अंदाज़ा होना चाहिए कि वो इस प्रैक्टिस को जो है वो शुरू करें और लेकर चलें, ताकि बच्चों को स्कूल के इंतज़ामी अमूर के अंदर बराबर का हिस्सेदार और शमूलियत का मौके मिलने चाहिए। इसी तरह हम हमेशा कहते हैं कि जब 18 साल का शहरी लड़का हो या लड़की वोट डाल सकता है तो उसको सियासत में बराह रास्त हिस्सा लेने के लिए माहौल मिलना चाहिए। हमारी ट्रेड यूनियंस हो, हमारी एसोसिएशंस हो, आजकल वैसे अच्छी बात है कि यूथ ने अपने बहुत सारे फोरम्स बनाए हैं जिसमें यूथ को नुमाइंदगी मिल रही है, तो ये एक पूरा का पूरा कल्चर है। जहाँ तक आपने बात की कि वालिदैन को कैसे समझाया जाए, मैं समझती हूँ ये पूरा एक नजरिया और सोच बदलने की जरूरत है कि लड़का हो या लड़की या ट्रांसजेंडर भी हो, तो वो हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कोई ऐसे नहीं होते कि वो ना अकल, कम अकल या उनमें अकल नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही सोच बदलने की जरूरत है, नजरिए को बदलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बुशरा खालिद साहिबा, सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रही थी। और हमजा, ये यकीनन इसका क्रक्स जो है वो यही निकलता है कि हमें पूरी की पूरी सोच और जो नज़रिया उसको चेंज करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने होंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। और एक बड़ा ही अहम और पेचीदा मसला है जिसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया भर में अब हम अगर बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा मसला आम हो गया और ख़ास तौर पर कोरोना की सूरत हाल के हम देखें अंदर तो ये ज़्यादा ही बिगड़ गया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2020 में जहनी बेचैनी और डिप्रेशन के केसेस में ड्रामाई अंदाज में कहा है कि इजाफा हुआ है। हाँ जी, और तहकीक में ये बताया गया कि 2020 में दुनिया भर में एंजाइटी के इजाफी 7 करोड़ 60 लाख जबकि डिप्रेशन के 5 करोड़ 30 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और इतनी ही तादाद या शायद इससे भी ज़्यादा समझ लें कि जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे, ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर तो ये चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं हो रही होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमजा कह स्टिग्मा इसको कंसीडर करते हैं तो ऐसे ही हो रहा होता है। इस तरह इन बीमारियों से मुतासर होने वाली जो अगर कह लें कि जो अवाम या अफराद हैं उनकी तादाद में बिलतरतीब 28% और 26% इजाफा। और ये बात भी बड़ी अहम है कि आलमी वबा से मर्दों या मुअम्मर अफराद की बजाय नौजवान और ख़वातीन जो हैं वो इसमें ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, क्योंकि ख़वातीन जो घर में रह रही थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल और जो बच्चे जिस तरह स्कूल कॉलेजेस बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, वो नहीं चाहते वहाँ पर तो वो घर में रहे थे, तो उस वजह से भी उनका कि बहुत सारे मसाइल का और दूसरा ये भी था कि जी के ऑफिसेज बंद हो गए, मर्द हज़रात भी घर में रहना शुरू हो गए। और मर्द हज़रात जब घर में रह रहे होते हैं आमतौर पे कहा जाता है कि वो हर बात में टोक रहे होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों। आमतौर पे पाकिस्तान के घरों के अंदर देखें कि इन मामलात में आपको नहीं बोलना चाहिए और आप वो बोल रहे हैं, उससे भी कुछ तकरार होती रही, नौकरियाँ चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो कोविड, पोस्ट कोविड, अभी तो खैर कोविड चल ही रहा है, फिर भी उसको पोस्ट कोविड कहा ही जा रहा है, तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, हमसे इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात अस्मा कुरैशी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्मा साहब, जिस तरह से हम लोग ये बात कर रहे हैं कोविड के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये केसेस ज़्यादा सामने आने लगे हैं। आपके पास इस वक्त जो तादाद है कितनी ज़्यादा आई है कोविड के बाद? आपको भी लगा है कि वाकई में जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास, उस तरह आपके पास पेशेंट्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल इजाफा हुआ है। इनफैक्ट जिनके साथ अगर पहले कोई अलाइंड एक प्रॉब्लम था और उसमें एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम एंजाइटी था, लेकिन अब एंजाइटी जो है एज अ डोमिनेंट प्रॉब्लम उनका आया है। अच्छा, इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे पहले हमें डायनामिक समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये एक बायोकेमिकल एक मैकेनिज़्म होता है हमारे दिमाग में। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या किसी भी पेंडेमिक की सूरत में हमारा बायोकेमिस्ट्री जो है वो ऑल्टर कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फियर बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो जाता है। जिस तरह से फियर इंड्यूस भी किया गया कि ये कोई जानलेवा बीमारी है, ये इंतहाई ख़तरनाक और मूजी बीमारी है, तो जिस किसी को भी हल्की फुल्की खांसी भी अगर हो रही थी या थ्रोट इन्फेक्शन अगर हो रही थी तो लोगों ने इसको इसी तरह परसीव किया कि मैं तो मरने वाला हूं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो फियर जिस तरह से इंड्यूस भी किया जा रहा था, उसकी वजह से भी एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि आपको फियर हो रहा होता है फ्यूचर से रिलेटेड, और डिप्रेशन आपको क्यों हो रहा होता है कि काश मैं एहतियात कर लेता। डिप्रेशन आपको इसलिए होता है कि काश मैंने कोई ज़िंदगी में अच्छे काम कर लिए होते तो मैं एहतियात कर लेता, मैं इस इन्फेक्शन का या किसी वबाई बीमारी का शिकार ना होता, या मैं अपने एसेट्स जो है वो प्रॉपर्ली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता। मैंने इस तरह के भी केसेस देखे कि जिनको बुज़ुर्ग अफराद को जिनको कोविड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेनी ऑफ देम हैव रिकवर्ड, लेकिन मसला ये भी है कि हमारे यहाँ रिकवरी के केसेस इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किए जा रहे। ज़्यादातर जो लीथल या जिनके साथ इस तरह के इश्यूज़ हुए जो कि इस दुनिया से गुजर गए वो ज़्यादा रिपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से जिन लोगों को आम इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। सो एंजाइटी का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है कि जी मैं इस दुनिया से अब चला जाऊंगा या मेरे साथ कोई बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होने वाली है या मैं भी वेंटिलेटर पे चला जाऊंगा। एंजाइटी का ताल्लुक इससे भी है कि अगर मैं ना रहा तो मेरे पीछे फैमिली का क्या बनेगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ कंसर्न्स मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरी क्लिनिकल सेटिंग्स में है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मैंने बद एहतियाती की, या हमने जैसे यंगस्टर्स भी आए मेरे पास कि अगर हमें हो जाता है, हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स को हो जाता है, तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। तो लोगों का इस तरह से स्पिरिचुअल वीकनेसेस भी आना शुरू हो गई थी इसकी वजह से। सो बहरहाल वी ऑल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर वर्किंग ऑन इट। अब इसमें यह है कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कमी भी हो रही है क्योंकि लोगों को एहतियात करनी भी आ गई है और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको तब नहीं अपना मेंटेन करना होता जब आप किसी बीमारी का शिकार हो जाए। ठीक है, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। सो हम ग़िज़ा में भी एहतियात और परहेज़ तब करते जब हमें डॉक्टर कहता है,
हम अच्छी ग़िज़ा तब करते हैं जब हमें न्यूट्रिशनिस्ट कहता है। हम बैलेंस डाइट पे आम हालात में फोकस नहीं। ठीक है, अच्छा अस्मा साहब हमें ये भी बताएं ज़रा कि एक शख्स को ये कहा जाना कि इसको नफ्सियाती मसला है या ये नफ्सियाती मरीज़ है, इसको सुनने वाले को भी ये बहुत बात नेगेटिव लग रही होती है, और जो शख्स इसका शिकार हो जाता है उसके लिए तो शायद इससे बुरे अल्फाज ही नहीं हो सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि इस शख्स को कुछ मसाइल हैं तो क्या बेहतर तरीकाकार है कि उसको समझाया जा सके? उसको कहेंगे यार तुम्हें नफ्सियाती मसला इसलिए तुम्हें हम लेके जा रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा सा चेकअप करवाना है, वो तो भड़क उठेगा। तो फिर क्या तरीकाकार है अगर फैमिली में किसी को पता लग जाता है कि यार इसके कुछ चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर के अंदर? तो बिल्कुल देखिए, अब कुछ वर्ड्स के ना हमारे पास बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड और लेस थ्रेटनिंग ऑल्टरनेट्स भी आ गए हैं जिनको आप सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नफ्सियाती मसला या नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती मरीज़, ये वाकई हमारी सोसाइटी में अभी तक स्टिग्मेटाइज वर्ड्स हैं। ठीक है, हमें इनको अच्छे और मुनासिब अल्फाज के साथ ऑल्टर करने की ज़रूरत है अपनी ख़ानदानी गुफ्तगू में। उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि देखो तुम्हारे बिहेवियर्स में अप एंड डाउन आ रहे हैं जिसकी वजह से तुम और हम सब परेशानी का शिकार हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम किसी ऐसे माहिर से रुजू कर लें जो कि हमें भी गाइड करें कि तुम्हारी कैसे मदद करनी है, जो कि तुम्हें भी गाइड करें कि कैसे बीइंग अ फैमिली मेम्बर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुमने अपनी ज़िंदगी को लीड करना है। देखो तुम शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, बीवी वाले हो, या किसी खातून को जब हम कहें कि तुम्हारी इस तरह की फंक्शनिंग की वजह से तुम्हारी अपनी लाइफ ख़राब हो रही है, किचन नहीं हैंडल कर पा रही, घर के दीगर काम नहीं कर पा रही, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही, चलो हम चलते हैं, मिलके चलते हैं, लेट्स हैव अ टीम एफर्ट। ओके, लेट्स हैव अ टीम एफर्ट। बिहेवियरल गुरुज की तरफ चलते हैं, बिहेवियरल काउंसलर्स की तरफ चलते हैं। तो अगर हम कुछ अच्छे खूबसूरत ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर लें तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है गुफ्तगू करने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जिस तरह से हमने ये जो एक रिसर्च भी सामने आई, उन्होंने कहा है कि जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो कोविड के बाद उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी गई हैं। तो उसका मसला ख़वातीन का हम रिलेट कर सकते हैं कि मौशी जो है वो, अगर हम कह लें कि इकॉनमी के हवाले, वो उनके हवाले से कि मौशी लिहाज से वो तंगी हो रही है थोड़ी उन्हें, तो उस वजह से उनमें ये मसाइल आ रहे हैं। और बच्चों के हवाले से या नौजवानों के हवाले से कि वो स्कूल नहीं जा रहे थे, घर में बाउंड हो गए थे, तो उनकी ये वजूहात हो सकती हैं कि इसके अलावा भी कोई और रीजंस हैं? देखिए, जो बच्चे घरों में बाउंड हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मदर्स के लिए घर के तमाम मामलात को भी लुक आफ्टर करना एंड एट द सेम टाइम ऑनलाइन क्लासेस को भी सुपरवाइज करना, इट वाज अ बिग चैलेंज। स्टिल इट इज़, लेकिन शुक्र है कि अब वो स्कूल्स जो है वो 100% अटेंडेंस के साथ ओपन हो गए। मी बीइंग अ मदर, इट वाज रियली टफ फॉर मी एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली आपको फिर अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, और इसमें ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि घर के जो दीगर अफराद हैं जिन्होंने एक ही खातून खाना पे तमाम जिम्मेदारी डाली हुई है हर तरह की चीज़ों में, उनको भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। एंड आई हैव सीन सम ऑफ द फैमिलीज रियली कोऑपरेटेड। कि अगर हमारी घर की एक एक्टिव यंग लेडी है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द हाउस फंक्शनैलिटी, तो हम दीगर कामों में उनके साथ हाथ बटा लेते हैं, तो उससे भी उनकी कुछ एंजाइटीज़ कम हुई। बट येस, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने कहा था कि बच्चों को भी पालो, ऑनलाइन क्लासेस भी लो, घर के भी काम करो, अपने मामलात भी देखो, तो वो फिर बर्डनाइजिंग हो रहा था लेडीज़ के लिए। ठीक है, ठीक है। अस्मा साहब हमें ये भी बता दें कि ये सारी सूरत हाल जिसमें इतने नंबर्स जो हैं वो रिपोर्ट हो गए, बड़ी तादाद में लोग तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे होते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, कोई नहीं है, तो फेज़ है एक ज़िंदगी का, ये फेज़ गुजर जाएगा। क्या ऐसा होता है? या फिर चलें कुछ केसेस में हो भी सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ख़राब होना सूरत हाल शुरू हो जाती है। हम इसको जब अनएड्रेस छोड़ देते हैं तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? आपको ना मिडिल ग्राउंड पे रहना चाहिए किसी भी पेंडेमिक की सूरत में। बहुत एक्सट्रीम लेवल की अगर आप बहुत ज़्यादा एहतियातें करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल की एहतियात की, इवन देन दे गॉट अफेक्टेड विद द वायरस। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल ही बद एहतियाती की, बिल्कुल ही इग्नोर किया, वो भी इफेक्ट हुए। लेकिन जो मिडिल ग्राउंड पे रहे ना, उनके लिए आसानी रही कि वो उन्होंने अपनी सोशलाइजेशन भी मेंटेन रखी, उन्होंने SOPs को भी फॉलो किया, उन्होंने दीगर मामलात को भी देखा, उन्होंने पर्सनल हाइजीन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पर्सनल हाइजीन रेगुलर बेसिस पर अपनी मेंटेन रखें। आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से आसानी से बच सकते हैं। एंड बैलेंस डाइट। सो येस, लोग खौफ का शिकार होते हैं, लेकिन ये कि खौफ को आप ये देखें कि आपने अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ को भी मार्जिन देना होता है, इससे आपकी खौफ इरेडिकेट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें सब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का नहीं बड़ा अहम मौजू है जिस पर हम बात भी कर रहे थे और वो हमारी रहनुमाई भी कर रही थी, इसलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि सिनोनिम्स कह लें, अल्टरनेट वर्ड्स कह लें, अपनी बात का गुफ्तगू का तरीकाकार कह लें, वो तब्दील करें जिस वक्त आप किसी को बता रहे हैं। हाँ,
तो अगर आप इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो शायद अगला भी ऑफेंड हो जाएगा और मामला ज़्यादा बिगड़ने का बिल्कुल ऐसी। अच्छा हमजा, अक्सर देखने में आता है कि कोई अगर किसी को कोई जहनी मसला हो गया है या इस तरह की कोई सिचुएशन में आ गया तो उसको अक्सर कहते हैं कि जी ये तो पागल हो गए। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। एक वर्ड क्या है कि तो उस बंदे का जो है ना वो फ्यूचर आप उसका बिगाड़ देते हैं, वो उसको हर कोई फिर ऐसे कहना शुरू कर देता है और इस तरह के अल्फाज से वो उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं चीज़ों से और वो फिर आगे से रिएक्ट और भी करते हैं क्योंकि पहले ही वो इस चीज़ में जा रहा होता है तो फिर वो और भी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं उससे आप परहेज़ करें। अभी आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट की बात कर लेंगे। शुएब मलिक इन हुए हैं, शुएब मकसूद आउट हुए हैं, बड़ी हमने दुआएं भी की हैं, बड़ी ख्वाहिशात भी हमारी थी। अब एक स्क्वाड बन गया है, हतमी शक्ल उसको जो है टीम बनती दिखाई दे रही है अब कि अब यार बेहतर परफॉर्म होगा। खैर अब उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया क्रिकेट लवर्स का क्योंकि 17 अक्टूबर से जो है T20 वर्ल्ड कप का मेला भी सज रहा है और यकीनन ये एक बड़ा दिलचस्प जो है वो होगा मैच। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें भारत का टाकरा होगा, पहला पाकिस्तान का मैच जो है भारत साथ होगा। इसी पर हम बात कर लेंगे। हाफिज़ इमरान साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बता दें कि टीम अब आपको कैसी नज़र आ रही है? देखिए जिस चीज़ का तकाजा किया जा रहा था क्योंकि बड़े इसमें अगर और मगर अब भी मौजूद हैं, लेकिन हम ये है कि जो हमारे पास दस्तयाब खिलाड़ी थे जिनके ऊपर कुछ इन्हिसार किया जा सकता था या एतमाद किया जा सकता था उनको हमने टीम में शामिल किया। एक बदकिस्मती ये है कि सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, लेकिन जिन खिलाड़ियों को आजमाया गया इनसे पहले उन्होंने भी इतनी ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि एन वर्ल्ड कप के ऊपर आकर जब बिल्कुल सर पर आ गया तो आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई कि हमें तजर्बे की ज़रूरत है, हमें तजर्बे की ज़रूरत है। और उस तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए फिर हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि शुएब मकसूद अनफिट हुए और फिर शुएब मलिक टीम में आए, कहीं भी नहीं थे रिजर्व प्लेयर्स में। वो जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं काश के वो पाकिस्तान की इस 24 करोड़ आवाम को, जिस तरह अभी फारूक साहब बता रहे थे कि पता चल जाएगा, वो पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले ना कि ये सिलेक्शन का मयार क्या है। पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले ना कि ये जो गुज़िश्ता 3 बरस तक पाकिस्तान क्रिकेट के फंड्स हैं वो कौन इस्तेमाल करता रहा है, किस काम के लिए इस्तेमाल करता रहा है। जो आज हमें 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब भी वर्ल्ड कप आता है हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ लौट कर जाते हैं तो वो 4 साल का हिसाब भी तो कोई इनसे ले, इनका हिसाब कौन करेगा। तो अब टीम किसी हद तक हम कह सकते जी। अच्छा इमरान ये बताइएगा कि भारत के साथ भी हमारा मैच है, एक बड़ा टाकरा होगा भारत के साथ, जब पाकिस्तान का मैच होगा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना होगा, बैटिंग पे, बॉलिंग पे और फील्डिंग पे ख़ास तौर पे बताइएगा कि उस पर कितना ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होगा। देखिए एक पता नहीं अब ये नेशनल रिकॉर्ड तो बन गया होगा, जितने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नेशनल T20 टूर्नामेंट में कैचेस छोड़े हैं। जहाँ तक पाकिस्तान भारत का मुकाबला है, देखें ये माजी में हम ये कहते थे कि ये आसाब का मुकाबला है क्योंकि पाकिस्तान की टीम की ताकत उस वक्त ज़रा बेहतर होती थी और ज़्यादा फर्क इंडिया पीछे पीछे चलता था पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की टीम ज़्यादा अच्छा खेल सकती थी। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो अगर आप कागजात के ऊपर देखें, टेबल पर बैठकर देखें या खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर आप चेक करना शुरू करें, मवाजना करें, तो आपको लगता है कि इंडिया की टीम के पास ज़्यादा बासलाहियत, ज़्यादा परफॉर्मर्स, ज़्यादा अच्छे मैच फिनिश करने वाले इनफरादी तौर पर भी और एक टीम की हैसियत से भी उनके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद है पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक चीज़ है कि जब ये टीमें आमने सामने आती है ना तो फिर खिलाड़ियों के अपने असल पोटेंशियल पर खेलने का एक मौका उनको मैसर आता है, क्योंकि गैर मामूली सी चीज होती है। आप चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का फाइनल देख लें, आज भी पाकिस्तान के पास गेंदबाजी में वो खिलाड़ी तो मौजूद हैं जो अगर तो 2-3 विकेट्स निकालते हैं तो मैच पे पाकिस्तान की वापस आ सकती है। इसी तरह से बैटिंग में भी अगर पाकिस्तान जीतता है ना, जो आपका सवाल है, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर पाकिस्तान जाएगा। टीम एफर्ट में अगर जाते हैं तो में वो इंडिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर कोई होती है, इनफरादी तौर पर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी उस दिन बहुत शानदार खेल का मुजाहरा करता है तो पाकिस्तान के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हर खिलाड़ी छोटा छोटा अपना हिस्सा डालता है और टीम एफर्ट नजर आती है तो उसमें इंडिया को बर्तरी हासिल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं बावजूद इसके भी कि बहरहाल मुकाबला है, 20 ओवर्स की क्रिकेट है, 1-2 ओवर्स मैच का नक्शा बदल देते हैं तो हमें किस्मत के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा और एक मरतबा फिर दुआओं वाला और मुझात वाला। अच्छा ठीक है इमरान, हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये पाकिस्तान का जो सिलेक्ट करदा है ये बेहतरीन स्क्वाड है? नहीं,
नहीं ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे, उनके ख्याल नहीं इसमें भी कुछ बेहतरी हो सकती थी। प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, मैं इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।